नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली हिंसा में कपिल मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनको लेकर तमाम बातें कही गई थी। तमाम जो पक्षकार थे, भ्रमजीवी मीडिया ने ये बात फैलाई थी कि दिल्ली की जो हिंसा थी उसके पीछे कपिल मिश्रा का हाथ है। कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक कपिल मिश्रा पर आरोप लगाती रही थी। लेकिन आज जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने जारी की है, जो जमा की है कोर्ट के अंदर, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि दिल्ली हिंसा को भड़काने के लिए कपिल मिश्रा के नाम का इस्तेमाल किया गया। उनके नाम पर झूठी अफवाहें फैलाई गई और उसी अफवाह की वजह से रतनलाल नाम के जो पुलिस के हेड कांस्टेबल थे, उनकी मौत भी हुई थी। और ये कहना था नजम उल हसन नाम के एक गवाह का। उसने कहा कि हम जब वहाँ खड़े हुए थे तो ये कहा गया कि कपिल मिश्रा के लोगों ने पंडालों में आग लगा दी है, चांद बाग में जो पंडाल लगे हुए थे, और वो लोग लोगों को पीट रहे हैं। इसके बाद जो लोग थे वो भड़क गए, घरों से लोग निकलने लगे और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एसीपी को भी घायल होना पड़ा था। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो योजना थी, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था, उसका नाम तो पहले ही खुलकर आ चुका है। ताहिर हुसैन नाम का जो पार्षद था आम आदमी पार्टी का, और किस तरीके से अमानतुल्लाह के साथ उसके संबंध थे, लेकिन उसमें किस तरीके से लोगों को भड़काया गया था, इसको लेकर तमाम खुलासे अब तक हो रहे थे। और कपिल मिश्रा के ऊपर बार बार फिर से ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि कपिल मिश्रा ने भड़का हुआ भाषण दिया था, जबकि कपिल मिश्रा ने यह कहा था कि अगर ये रास्ते नहीं खोले गए तो डोनाल्ड ट्रंप के भारत रहने तक हम चुप रहेंगे, उसके बाद इन रास्तों को हम अपने आप खोल देंगे। इसमें कुछ भी भड़काऊ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद कुछ टीवी चैनलों ने और कुछ तथाकथित पत्रकारों ने इसको लेकर बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की थी। और आज उन्हीं लोगों का नाम को कोट किया है कपिल मिश्रा ने। कपिल मिश्रा ने अपना ट्वीट किया और उसमें ये कहा कि आज निधि राजदान, कापड़ी, बागले, स्वाति चतुर्वेदी जैसे जो लोग थे, वो लोग आज इस पूरी चार्जशीट को देख लें। और जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के दंगों को भड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, अब उन्हें देख लेना चाहिए कि वास्तव में जिम्मेदार कौन है। ये वही लोग हैं जिन्हें बचाने की कोशिश ये भ्रमजीवी मीडिया के तमाम लाल हरे चैनल वाले पत्रकार कर रहे थे। जिस तरीके से ताहिर हुसैन पहले पकड़ा गया था और उसके ऊपर आरोप आए थे, वीडियो आए थे, तब बहुत से ऐसे ही लोग उसका इंटरव्यू लेने चले गए थे और उसी से उसकी बेगुनाही का सबूत भी ले रहे थे। उसके बाद ये दावे किए गए थे तमाम चैनलों पर, जिनमें आज तक भी शामिल था, एबीपी न्यूज़ भी शामिल था, एनडीटीवी तो इस मामले में बहुत ज़्यादा कुख्यात है ही। वो ये कहते नजर आए थे कि ताहिर हुसैन ने कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो संजय सिंह से बात की थी, मैंने तो पुलिस को भी फोन किया था। यानी कि सीधे तौर पर ये जो चैनल थे वो पत्रकारिता के नाम पर एक तरीके से जजमेंट सुनाने का काम भी कर रहे थे। कोरोना महामारी की वजह से इस पूरे मामले में डिले हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे जब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट अब सामने आ रही है, उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि इसकी जो साजिश रची गई थी, किस तरीके से रची गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। पीएफआई का बहुत बड़ा इसमें फंडिंग थी। उसके अलावा जिस तरीके से इसमें आईएसआई से जुड़े हुए लोगों के भी होने की बात सामने आई और तमाम जो मॉड्यूल थे, खुरासान मॉडल की बात भी सामने आई। और उसके अलावा जामिया के स्टूडेंट से लेकर जेएनयू के तमाम स्टूडेंट, पिंजरा तोड़ गिरोह से लेकर आम आदमी पार्टी तक और कांग्रेस के नेताओं के भी नाम धीरे धीरे करके सामने आए, जिससे स्पष्ट हो गया कि ये किस तरीके से और किस लेवल पर इसकी पूरी की पूरी पटकथा लिखी गई थी। किस तरीके से महिलाओं को आगे किया गया था, जिनमें से सफूरा जरगर हो या फिर जो 2-3 दिव्यांगना कलिता जैसी लड़कियां पकड़ी गई थी और उनको बाद में यूएपीए के तहत अंदर किया गया। उसके बाद शाहरुख टाइप के जो लड़के थे वो सीधे तौर पर हवा में पिस्टल लहराते हुए भी देखे गए थे, उनका वीडियो सामने आया था। और उसके बाद एनडीटीवी के रवीश कुमार ने उसको एक हिंदू नाम का व्यक्ति बताकर ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो भीड़ है, जो दंगाई है, वो हिंदुओं की भीड़ है। लेकिन बाद में उसके सारे जो हकीकत सामने आ गई थी, जिसके बाद रवीश कुमार और उसके चैनल ने माफ़ी नहीं मांगी। और उसी शाहरुख खान को आज, शाहरुख पठान जिसको नाम दिया गया था, उसको आज हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि जो लोग दंगों में शामिल रहते हैं उनको किसी भी आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। दरअसल शाहरुख पठान और इसके तमाम जो चाहने वाले हैं या जो इसके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं, उनको ये उम्मीद थी कि सफूरा जरगर को अगर जमानत मिल गई है तो इसको भी जमानत मिल जाएगी। लेकिन सफूरा जरगर के मामले में ये था कि वो गर्भवती थी और इसी आधार पर उसका दिल्ली पुलिस ने पहले विरोध किया था। बाद में इसको थोड़ी सी ढील दे दी गई कि चलिए कोई बात नहीं, अभी कोरोना की महामारी चल रही है और इसलिए उसको जमानत दी जा सकती है।
लेकिन शाहरुख पठान को जमानत देने से सीधे तौर पर मना कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से शाहरुख पठान ने वहाँ गोलियां चलाई थी और उस जगह पर लोगों की मौत भी हुई थी, एक पुलिस वाले के ऊपर भी उसने पिस्टल को तान दिया था, उसके बाद ये भाग गया था और उसके बाद ये सामने आया था कि ये भी ताहिर हुसैन से जुड़ा हुआ था। ये पूरे के पूरे उस गिरोह में शामिल था जिसने दंगों को भड़काया, दंगों को अंजाम दिया और लोगों को मौत के घाट उतारा, लोगों के घरों में आग लगाई, पेट्रोल पंप में आग लगाई, तमाम गाड़ियों में आग लगा दी और लोगों की जान के दुश्मन ये लोग बन गए थे। इसी कड़ी में एक और महिला अपराधी थी जिसका नाम इशरत जहां है, वो कांग्रेस की पार्षद थी और उसने भी इसी तरीके का जगतपुरी में ये सब किया था और आज उसने फिर से एक याचिका लगाई हाई कोर्ट में और ये कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट का उसके खिलाफ जो निर्णय है उसको खारिज किया जाए, उसको स्टे किया जाए। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने इस महिला को जो अंतरिम जमानत मिली थी 10 दिन के लिए, इसने शादी के लिए एक अंतरिम जमानत मांगी थी, उसके बाद इसकी जमानत को खारिज कर दिया था और उसको तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ा था। इसमें यह कहा गया था, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस रिक्वेस्ट को मान लिया था जिसमें यह कहा गया था कि 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है, इसलिए 60 दिन का और समय दिया जाए। अब इशरत जहां ने यह दलील देने की कोशिश की, चूंकि दिल्ली पुलिस 90 दिन में चार्जशीट जमा नहीं कर पाई है इसलिए मुझे जमानत दी जाए और इनकी जो चार्जशीट होगी उसके बाद मुकदमा चलाया जाए। लेकिन इसको लेकर अब हाई कोर्ट ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये वकीलों को खरीद कर कानून को अपने हिसाब से व्याख्यायित कर लेंगे और उसके बाद आसानी से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से दिल्ली दंगों के तमाम आरोपियों के ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है और उसमें स्पष्ट तौर पर यूएपीए के कानून में लिखा हुआ है कि अगर व्यक्ति यूएपीए के तहत उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो उसकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है, उससे पूछताछ हो सकती है और उसके तमाम खातों को भी सीज किया जा सकता है। तो इस तरीके की कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए ये जमानत की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। जहां तक दिल्ली पुलिस ने अभी तक करीब जो नया ताज़ा मामला जिसमें कपिल मिश्रा को लेकर अफवाह की बात सामने आई है उसमें 100 से ज़्यादा पुलिस वालों की गवाही है, 7 स्थानीय निवासियों की गवाही है और इसी चार्जशीट में योगेंद्र यादव के नाम से भी एक स्टेटमेंट है कि किस तरीके से योगेंद्र यादव ने चांदबाग के इलाके में उसी दिन भाषण दिया था। यानी जिस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे थे कि भाषण दिया था कपिल मिश्रा ने और उससे दंगे भड़के थे, उस आधार पर योगेंद्र यादव के भाषण को भी ऐसा माना जा सकता है क्योंकि योगेंद्र यादव ने जो भाषण दिया था वो सीएए विरोधियों के बीच में दिया था। कपिल मिश्रा ने जो अपनी बात कही थी वो सीएए के जो प्रो सीएए लोग थे, जो कि सीएए के पक्ष में थे या जो सड़कें खुलवाने की बात कर रहे थे उनके पक्ष में थी। तो जिस तरीके के आरोप ये लोग कपिल मिश्रा पर लगा रहे थे उस तरीके के आरोप इन्होंने योगेंद्र यादव पर क्यों नहीं लगाए, जबकि योगेंद्र यादव एक दिन पहले ही वहां से भाषण देकर गया था जिसको कि कम्युनिस्टों का बहुत प्यारा चेहरा बताया जाता है, उनका एक तरीके से माउथ पीस है कम्युनिस्टों की तरफ से, या फिर जो लाल हरा मीडिया है जिसे भ्रमजीवी मीडिया आप कह सकते हैं उसकी तरफ से योगेंद्र यादव को एक मोहरे की तरह या माउथ पीस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के लोग भी लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जिस तरीके से पूरी हिंसा हुई उसमें 53 के करीब लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए, पुलिस वालों की भी जान गई, तमाम संपत्तियों का नुकसान हुआ। उसके बाद भी इस पर राजनीति हुई और उस राजनीति में सबसे ज़्यादा जो गंभीर भूमिका या सवालों के घेरे में जो भूमिका थी वो मीडिया की थी। मीडिया बजाय इन सारी चीज़ों को बाहर लाने के, सच्चाई को बाहर लाने के, मीडिया का एक बड़ा वर्ग था जो कि इन दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें मजहब के नाम पर पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा था जैसा कि एनडीटीवी के तमाम पत्रकारों के द्वारा किया गया, या फिर जावेद अख्तर टाइप के या दूसरे जो तथाकथित सेकुलर लोग थे इनके द्वारा ये सब करने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस की गहन जांच से सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज जिस तरीके से कपिल मिश्रा को लेकर अफवाह की भी सच्चाई सामने आ गई है कि दंगे भड़काने के लिए ये अफवाह का इस्तेमाल किया गया जो कि सरासर झूठ था, कहीं भी आग नहीं लगाई गई थी, कहीं भी तोड़फोड़ नहीं की गई थी, लेकिन ताहिर हुसैन और आम आदमी पार्टी के गुंडों ने इसी को आधार बनाकर लोगों के घरों में आग लगा दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया और पुलिस की जो पार्टी वहां पर गश्त कर रही थी उसके ऊपर भी हमला किया जिसमें जो हेड कांस्टेबल रतन लाल की जान भी चली गई थी।
तो अब स्पष्ट है कि इस पूरे के पूरे दिल्ली हिंसा का जो एपिसोड हुआ था, जिसमें खासकर पूर्वोत्तर दिल्ली के अंदर ज़्यादा हिंसा हुई थी, और उसमें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षद का नाम आया था, उसको बचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की थी। मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और जब उन्हें लगा कि अब पूरी तरह फंस जाएगा तो उन्होंने मीडिया के कुछ नामी चैनलों और उनके नामी पत्रकारों को, जो नामी आप कह सकते हैं या फिर भ्रमजीवी उन्हें कह सकते हैं, इन्होंने उसके पक्ष में इस तरीके की स्टोरियां बनाई, इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश की कि अगर ताहिर खान वो दोषी है तो कपिल मिश्रा भी दोषी है, क्योंकि उसने भी भाषण दिया था। अमानतुल्लाह खान को ये किसी तरीके से सवालों के घेरे में नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये जो पूरी हिंसा की कहानी रची गई थी वो अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन के बीच जो मीटिंग हुई थी, खालिद उमर जैसे लोगों के साथ में जो मीटिंग हुई थी, उनके जो बयान थे उसके आधार पर हुई थी, और इसी की वजह से दिल्ली को आग में जलना पड़ा था। इसके जो दोषी हैं आज उनमें से ज़्यादातर जेल में हैं, और तमाम लोगों के ऊपर यूएपीए के तहत भी मुकदमा चल रहा है। निश्चित तौर पर दिल्ली वाले उम्मीद कर सकते हैं कि इन दंगाइयों को उनके किए की सज़ा मिलेगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसकी वसूली भी इन्हीं दंगाइयों से, इन्हीं अपराधियों से, इन्हीं दुर्दांत जो हत्यारे हैं उनसे की जाएगी, क्योंकि 53 लोगों की जान गई थी इस हिंसा में, 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। जय हिंद, जय भारत।